ये चैलेंज है, जिम्मेदारी है, रिस्क नहीं कहूँगी। रिस्क कोई भी फिल्म डायरेक्ट करना होती है। चैलेंज इसलिए क्योंकि एक असली कहानी पर, असली हादसे पर आधारित है। चैलेंज इसलिए क्योंकि ये स्क्रिप्ट लिखी गई है विशाल भारद्वाज जैसे माननीय लेखक और फिल्म मेकर से। और चैलेंजिंग इसलिए क्योंकि इसमें ऐसे एक्टर्स हैं जो अपनी मतलब बहुत ही ऊंचे स्तर पर उन्हें माना जाता है एज परफॉर्मर्स, और ये सब एक दूसरे से पहले काम कर चुके हैं एक दूसरे के साथ। इसमें मैं न्यू कमर हूँ, तो इन सब का भरोसा पाना चैलेंजिंग था। जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि कहानी जो है वो एक रियल हादसे पे आधारित है। इसमें जो पात्र हैं वो जिसके ऊपर ये लोग जिन लोगों के ऊपर ये पात्र बेस्ड हैं वो जीवित हैं, और किसी को ऑफेंड ना करें। ये फिल्म किसी को भी ऑफेंड ना करे, किसी की सेंसिबिलिटी को ऑफेंड ना करे, वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। ओके, गुलजार साहब की मैं बात करूँ या विशाल जी की बात करूँ, एक खास रिश्ता है उनके बीच, चाहे वो फिल्म मेकिंग के माध्यम से हो, उनका निजी रिश्ता हो, वो जो रिश्ता है आपस में, उस रिश्ते का भी, उस रिश्ते की वजह से भी बहुत कुछ फिल्म के लिए भी बेहतर हुआ होगा जी। मानती हैं आप कि एक खास ट्यूनिंग है? ये फिल्म होती नहीं अगर वो रिश्ता नहीं होता, तो कुछ ये फिल्म होती नहीं। क्योंकि मतलब मैं विशाल जी को जानती हूँ उनके पापा के साथ जो रिश्ता है उसकी वजह से। वो मतलब उनका जो प्रोफेशनल एसोसिएशन वो तो है, लेकिन इतने साल जब आप साथ काम करते हैं तो यू बिकम लाइक अ पार्ट ऑफ द फैमिली। वो मतलब मेरी तरह, मेरे भाई की तरह हैं। और हालांकि हमने प्रोफेशनली कभी एक साथ काम नहीं किया, लेकिन उम्मीद कई सालों से रही। कई स्क्रिप्ट्स पे हमने डिस्कशंस भी की, और खुशकिस्मती है कि अब जाके ये बात मुकम्मल हुई है। क्या ये भी एक वजह थी कि आपने बहुत वक्त से फिल्में नहीं करी? क्योंकि जब तक मुझे यकीन नहीं है या मेकर को यकीन नहीं है, या विशाल जी की बात करूँ या गुलजार साहब की बात करूँ कि हाँ सिनेमा लगना चाहिए, सिनेमा हो रियल, जब हम इस तरह का सब्जेक्ट उठाते हैं तो उसमें बहुत रियलिज्म दिखाने की जरूरत होती है। तो क्या ये भी एक वजह रही आपने काफ़ी वक्त से? नहीं, मैं अपने बच्चे को संभाल रही थी। पिछले 5 साल मैंने मतलब मेरा बेटा पैदा हुआ और उसके साथ मुझे अपना वक्त उसे देना था। वो भी मेरे लिए ज़रूरी है फिल्म बनाने के साथ साथ। तो जो वक्त की आप बात कर रहे हैं उसकी वजह ये है, एक बार जब फैसला कर लिया कि ठीक है बच्चा बड़ा हो गया, उसकी परवरिश पे कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा अगर उसकी माँ वापस काम पे चली जाए, तब जब ये फैसला लिया कि ठीक है अब फिल्म बनानी है, तो उन्हीं बातचीत के दौरान तलवार का सब्जेक्ट, कई सब्जेक्ट्स में से इसका भी जिक्र हुआ, और फिर तब मैंने कहा कि नहीं, अगर फिल्म बनानी है तो मैं इस पे ज़रूर बनाना चाहूँगी। अगर मैं आरुषि हत्याकांड की बात करूँ, जिस तरह से पूरा का पूरा मुद्दा गरमाया, अलग अलग वर्जन आए, और वही हम अपनी फिल्म के माध्यम से अलग अलग दिखा रहे हैं जी। कुछ लम्हे ऐसे भी होंगे जहाँ एक माँ की ममता के पॉइंट से दिखाया जा रहा होगा कि आरुषि की बॉडी पड़ी है और कौन कहाँ आती है, वो उस तरह के सीन पिक्चराइज करना कितना जज्बाती रहा आपके लिए? नहीं, हमने तो वो भी किया है, और फिर वही माँ अपनी बेटी के मर्डर के बाद हस्बैंड को हेल्प कर रही है क्राइम सीन की सफाई में, तो वो भी है। तो दो धारी है ये फिल्म, तलवार की तरह एक्चुअली। आसान नहीं होता ये सब करना, क्योंकि लाश हमेशा उस 14 साल की बच्ची की ही होती है, मर्डरर कोई भी हो, या उस 50 साल के आदमी की। लेकिन इसी वजह से ये कहानी पर फिल्म बनाना भी ज़रूरी ही है, इन्हीं वजहों की वजह से। ओके, 3 अलग अलग वर्जन है, सबके अपनी अलग अलग 2 वर्जन्स हैं, 3 इन्वेस्टिगेशंस हैं, लेकिन वर्जन्स 2 हैं। ठीक है, जो 2 वर्जन की आप बात कर रहे हैं जी, मेघना जी, इतना सब कुछ हो जाने के बाद जी एज एन इंडिविजुअल आपको क्या लगता है कि लोगों तक जो बात पहुंचनी चाहिए थी, या जिसने ये अपराध किया, क्या वाकई में इंसाफ हो पाया है या अभी भी सब कुछ अधर में है? इस मुद्दे पे चर्चा अभी तक इसीलिए जारी है क्योंकि लगता है कि कहीं ना कहीं ये बात पूरी हुई नहीं है, या पूरी तरह से इंसाफ हुआ नहीं है, या इन्वेस्टिगेशन के द्वारा जितने सारे जवाब हमको मिले हैं वो पूरी तरह से कन्विंसिंग नहीं है। जब इस तरह की शंकाएं होती हैं तभी जाके मामला चर्चे में रहता है ना।
तो नेचुरली ये सब चीज़ें हैं लोगों के जहन में, इसीलिए हम अभी भी इसके बारे में चर्चा करते हैं। ओके, इरफान खान साहब, कौनकना जी, इरफान के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, कौनकना के लिए भी बोलने की इस फिल्म में जितने लोग हैं किसी के बारे में भी बोलने की जरूरत नहीं है। नो वन नीड्स एन इंट्रोडक्शन। यकीन है, even the man who played Arushi's father. एब्सोल्युटली। कास्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट रही, और कास्टिंग में गुलजार साहब का, विशाल जी का, दो गुलजार साहब का अलग फील्ड है, काम किया है उन्होंने फिल्म को लेकर, इन्वॉल्वमेंट कितना था कास्टिंग को लेकर? इट वाज योर कॉल की आई वांट इरफान और आई वांट कौनकना? नो, थैंकफुली गुलजार साहब की जो पार्टिसिपेशन थी वो कम ही रही, बिकॉज ही रिमेन्ड एट द लेवल, क्योंकि बिकॉज ही डिडंट कंट्रीब्यूट इन द राइटिंग, ही डिडंट कंट्रीब्यूट इन द डायलॉग और द स्क्रिप्ट, ही वाज, हिज कंट्रीब्यूशन वाज ऑन द लिरिक्स। जो भी मतलब फिल्म की शूट कंप्लीट होने के बाद हमने गानों पर काम किया, क्योंकि इसमें लिप सिंक वाले गाने तो थे नहीं। इस कास्टिंग के प्रोसेस में विशाल जी, मेरे कास्टिंग डायरेक्टर हनीत रेहान और मैं, हम तीन ज़्यादातर इस पर डिस्कस करते थे। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि नाम सबके दिमाग में वही आते थे हर एक कैरेक्टर को लेके, चाहे वो इरफान खान हो, चाहे वो कोंकणा हो, चाहे वो नीरज कभी हो, चाहे वो इस फिल्म में बाकी जितने मतलब इतने मतलब एस्टीम्ड एक्टर्स हैं, अतुल कुमार हैं, गजराज राव हैं, सोहम शाह हैं, बहुत सारे मतलब एक्टर्स हैं इस फिल्म में जो दे आर वेरी वेरी एस्टैब्लिश्ड इन देयर ओन राइट। ये सारे जो हैं ये बहुत ही यूनानिमस डिसीजंस थे, तो क्रिएटिवली बहुत सेटिस्फैक्शन होती थी ये जान के कि वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। और आसानी सब मतलब खुशकिस्मती इस बात की थी कि जिस एक्टर के पास हम गए, जिस भी कैरेक्टर के लिए, उन्होंने हाँ कर दी और हमें उसके सेकंड ऑप्शन के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, गुलजार साहब ने क्या फिल्म देखी है, और गुलजार साहब का किसी भी चीज़ के लिए अपनी राय व्यक्त करना, उनका किसी के लिए, किसी बात के लिए, किसी मुद्दे के लिए कुछ कहना बहुत मायने रखता है। अब आपका तो खैर मसला ही अलग है, लेकिन क्या उन्होंने फिल्म देखी और उनका क्या रिएक्शन है गुलजार साहब? उन्होंने फिल्म देखी। हम जब टोरंटो के लिए प्रिंट तैयार कर रहे थे तो सबटाइटल प्रिंट चेक करना था, तो उस वक्त मैंने उन्हें फिल्म दिखाई। बहुत ही ही वाज वेरी मूव्ड बाय द फिल्म। काफ़ी देर तक बात नहीं करना चाह रहे थे वो, और मैं कुरेद रही थी कैसी लगी, क्या गलत है, क्या सही है, बट ही डिडंट वांट टू स्पीक। बट व्हाट ही सेज इज़ दैट इट्स अ, मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है, ना कि सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने बनाई है, बट क्योंकि इसकी कहानी ऐसी है जो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे सिनेमा के लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। मीना जी, और क्या है आगे आप इसके बाद किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? उम्मीद ये है कि इसके बाद 7 साल की और छुट्टी नहीं मिलेगी, सबसे पहली बात तो ये है। अभी एक्चुअली सोचा नहीं है। इस फिल्म में मेरी ज़िंदगी का काफ़ी वक्त, 3 साल हमारी ज़िंदगी के लग गए हैं, तो उसे उतारना बहुत आसान नहीं होगा और वक्त थोड़ा लगेगा, बट करेंगे, कुछ और करेंगे। आप कमर्शियल फिल्म करना चाहेंगे? कमर्शियल से मेरा मैं ये कहना चाहूँगा, जो आइटम सॉन्ग और इस तरह की फिल्म डायरेक्ट करना चाहेंगे, एक कंप्लीट कमर्शियल, जैसे चेन्नई एक्सप्रेस हो गई या गोलमाल सीरीज हो गई, इस तरह की फिल्में गिवन अ चॉइस, ऑफ कोर्स, मतलब मैं ज़िंदगी में मेरा उसूल ये रहा है कि कभी भी डोंट एवर से नेवर, बिकॉज यू डोंट नो वेयर लाइफ टेक्स यू। और क्रिएटिविटी ऐसी चीज़ है कि नथिंग इज़ गुड और बैड, हर एक की अपनी अपनी सेंसिबिलिटी होती है। अगर आपने मुझे 5 साल पहले पूछा होता कि आप तलवार जैसी फिल्म बनाएंगे, मुझे तो आई डोंट थिंक आई वुड हैव इमेजिन कि कभी मैं इस जॉनर की फिल्म बनाऊंगी, तो कह नहीं सकती। पर मुझे पता नहीं है कि मैं किस तरह से मतलब उसे कर पाऊंगी कि नहीं, वो मुझे इस फिल्म के बारे में भी पता नहीं था। सो it's all open, you can't say, predict these things or plan them. If someone come across with the same plot of commercial, a total commercial cinema which is happening in a current scenario, do you be agree with that? If the story connects with me, I would definitely do it, because I need to be connected with the film, with the script. अगर वो नहीं हुआ तो वो काम में दिखेगा. So I need to be connected with the script. उसके अलावा commercial, non-commercial, mainstream, side stream, ये मतलब pigeonholes, these don't affect filmmakers actually. आखिरी सवाल जी, अमूमन एक फिल्म मेकर का जब भी इंटरव्यू होता है या प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, एक
जर्नलिस्ट उठ के अपने सवाल तो कर ही लेते हैं, एक फिल्म मेकर भी कुछ कहना चाहता है अगर आपको कुछ लगता है आप कुछ कहना चाहती है तो क्या कहेगी तलवार के बारे में, और यू नो इन जनरल तो लोग मतलब सी द होल चेंज इन द इंडस्ट्री, यू नो द फिल्म मेकिंग। एक वक्त था, एक दौर था कि बहुत मुख्तलिफ लोगों को पता था फिल्म मेकिंग, प्रकाश यू नो मनमोहन देसाई साहब, प्रकाश मेहरा का प्रोडक्शन था, अब कॉर्पोरेट का इतना इन्वॉल्वमेंट हो गया है, एक ईपी होता है, डीपी होता है, दुनिया के लोग आपके इर्द गिर्द घूमते हैं, बहुत चुनिंदा लोगों को पता था। हाउ डू यू सी द होल चेंज? You know, it's great to see that it's actually becoming like an industry or a professional space, which has its good sides and its bad sides. मैं जब छोटी थी और मेरे पापा फिल्म बनाते थे या मम्मी फिल्मों में काम करती थी, वो जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है इससे बहुत अलग है। वहाँ फिल्में मतलब ऐसे जैसे एक फैमिली एंटरप्राइज है, सब मिलके बना रहे हैं, 2-3 फिल्मों के यूनिट एक साथ होटल में अगर रह रहे हैं, कश्मीर में ही होता था सब कुछ नॉर्मली, तो वहाँ खाना सब साथ खा रहे थे, ये नहीं था कि ये हमारी यूनिट है वो आपकी यूनिट है, कंपटीशन नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होती थी। सेट्स क्लोज्ड नहीं होते थे, आप किसी भी फिल्म के सेट पे अगर आप अगले फ्लोर पे शूट कर रहे हैं, आप चल के दूसरे सेट पे जा सकते थे। दैट वाज अ डिफरेंट कमराडरी। वो अभी भी है पर कम दिखती है। बट द गुड स्टफ इज़ कि क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे एडवांस हो चुकी है, एक फिनेस आ गया है, टेक्निकली वी बिकम मच एडवांस। आई मीन आज हमारी अगर आप फिल्मों की क्वालिटी देखें, दे आर ऑन पार विथ एनी इंटरनेशनल फिल्म इन द वर्ल्ड, बिकॉज टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है, कॉस्ट ऑफ फिल्म मेकिंग कम हो गए हैं, तो प्रोड्यूसर्स और स्टूडियोज आर विलिंग टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिनेमा, जिस वजह से अलग तरह के फिल्म मेकर्स, नए किस्म के एक्टर्स, आई थिंक इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टाइम फॉर सिनेमा टुडे। क्रिएटिव इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं था, क्रिएटिव हैं लोग, उनका यू नो कॉर्पोरेट जब इन्वॉल्व होता है, उनका इन्वॉल्वमेंट या उनके एतराज़ कि आप ऐसे नहीं ऐसे करिए, उस बात को लेकर कुछ कहना चाहिए? नहीं, ये सिर्फ आप कॉर्पोरेट्स पे इल्ज़ाम नहीं दे सकते, क्योंकि जब एक फिल्म बनती है उसमें बहुत सारा पैसा लगता है, और किसी भी बिजनेस में उम्मीद ये होती है कि आपका घाटा ना हो। तो चाहे ये 1970s के प्रोड्यूसर की बात हो या सिंगल प्रोड्यूसर्स की बात हो, हर एक प्रोड्यूसर चाहता है कि उसकी फिल्म पैसे कमाए। तो ये सिर्फ कॉर्पोरेट्स या स्टूडियोज पर कहना ये गलत है। Okay, the last one. What message do you want to give to the audience why they come and be a part of your film Talwar? Because yes, you may think that yes, there's a lot of information out there, and आप क्यों तलवार आके देखें, इसीलिए कि हालांकि सब ये समझते हैं कि इस केस के बारे में बहुत सारी जानकारी ऑलरेडी बाहर है और सबको सब कुछ पता है। मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि हाँ जी, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हो सकता है कि सबको सब कुछ ना पता हो, कई चीज़ें ऐसी हों जो या आपको पता ना हो, या आप भूल गए हो, या आपने गौर नहीं किया हो। हमारी कोशिश ये है कि इस केस में जितना सेंसेशनलिज्म, जितना कन्फ्यूजन है, उसको थोड़ा सा साफ करके एक साधारण सिंपल तरीके से सारे फैक्ट्स को इकट्ठा जमा करके जो 8 साल से हमको दिए गए हैं, आपके सामने पेश करें एज अ फिल्म, जो आपको होपफुली एंगेज भी करे, और फिर आपने जो ओपिनियन बनाई है या नहीं बनाई है उसे बनाने में थोड़ी सी मदद करें। प्लीज़ कम एंड वॉच। थैंक यू सो मच। खान साहब, तलवार जैसी फिल्म का हिस्सा बनना ये चैलेंजिंग था या रिस्क था? दोनों था। शुरू में जब ये वर्जन मैंने पढ़ा तो बहुत सारे सवाल भी आए कि क्या यही सही वर्जन है, और हालांकि इसमें दोनों तीनों वर्जन दिखा रहे हैं। तो पहले तो कंसर्न दिमाग में ये आया कि जो है एक बहुत ही जिम्मेदारी की बात है इस बात को कहना, क्योंकि इसमें कुछ भी फिल्मीकरण नहीं है चीज़ों का। इसमें जो है फैक्ट्स को आप सामने ला रहे हैं और जो हुआ है उसी को ला रहे हैं। इसमें सिनेमा बनाने की लिबर्टी आप नहीं ले सकते हैं ज़्यादा, यही लिबर्टी ले सकते हैं आप कि आप पक्षों को कैसे रख रहे हैं सामने। तो वो एक दोनों चीज़ें थी साथ में, तो इसीलिए पूरी फिल्म के दौरान जो है वो सतर्कता हमेशा बरकरार रखनी पड़ी। कई बार कई सवाल आते थे जो इसके जवाब नहीं होते थे, तो वो आप कई लोगों से कंफर्म करते थे, देन वो सीन करते थे आप। तो इस तरह की चीज़ें करनी नहीं पड़ती हैं बाकी फिल्मों में। बाकी की फिल्मों में आप सीन के इमोशन पे ध्यान देते हैं,
इसमें इमोशन से ज़्यादा आपको ध्यान रखना था कि आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। ओके, गुलजार साहब की बात करूँ या मैं विशाल जी की बात करूँ या मैं आपकी बात करूँ, एक खास रिलेशन है आप लोगों के? गुलजार साहब का विशाल साहब का है, मेरा और विशाल साहब का भी है। विशाल साहब गुलजार मैं साहब आपको मकबूल से कनेक्ट कर रहा हूँ, और जिस तरह का एक पर्सनल लेवल पे भी है और ज़ाती तौर पे भी प्रोफेशनली भी जी। आपको लगता है कि आप जब एक मेकर जिससे एक अलग तरह का रिश्ता आप शेयर करते हैं, उसकी बात या उसका कॉन्सेप्ट या उसका कंटेंट ज़्यादा जल्दी समझा जाता है, और एक ट्यूनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है जब आप फिल्म मेकिंग की बात करते हैं, और तलवार जैसा सेंसिटिव सब्जेक्ट पे जब आप काम करते हैं? हाँ, एक भरोसा आपको ज़रूर होता है, क्योंकि एक जिम्मेदार आदमी कहानी लिख रहा है, आपको उसके इंटेंशंस पता है कि वो क्यों लिख रहा है, और आपको ये पता है कि इसलिए नहीं कर रहा कि चलो एक केस है, इस पर एक फिल्म बना लो और ये फिल्म चल जाएगी। उसका कंसर्न दूसरे हैं कि ये इस तरह की चीज़ें हुई थी इस केस में, तो वो बताना मुझे ज़रूरी है। तो वो कंपल्शन जो है वो ज़्यादा प्योर है और ऑनेस्ट है, तो आपको उस तरह का भरोसा ज़रूर आता है। एंड देन गुलजार साहब के साथ मेरा भी रिश्ता रहा है। जब मैं टेलीविज़न करता था, उन्होंने मुझे कई मौके दिए थे टेलीविज़न में अपनी कहानी करने का, और उनका एक एक सम्मान है उनका हमारे मन में। और उनकी बेटी जब इतनी अहम कहानी साथ में लेके आई, तो आपका भी मन करता था कि हालांकि मुझे अपने रोल में बहुत कुछ नहीं दिखा कि मैं ये फिल्म अदरवाइज़ मैं नहीं करता, लेकिन ये सब टीम की वजह से मुझे लगा कि नहीं, इस टीम का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट फिल्म है। ओके, ऐसा भी हुआ है कि वाइल डिस्कशन विद मेघना और विद विशाल साहब, क्योंकि सोच एक जैसी है, अरे बड़ा फिल्मी लगेगा यार, ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, क्योंकि सोचें मिलती हैं, वो भी काम करता है। वो कई बार फिल्म करने के पहले ही आपको अंदाज़ा होता है कि इसको किस शैली में बनाएंगे आप, तो उसकी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी होती है। और वो कई बार जो है सम्मिलित तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं, कई बार इंडिविजुअली प्रोड्यूसर डायरेक्टर ले लेते हैं, लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई थी पहले कि किस कैमरामैन को लेना ज़रूरी है, किस तरह का इसका फील होगा, तो ये सारे डिस्कशंस शुरू में हुए थे। और हमें ये पता था कि इसकी आसपास की टीम जो है इस फिल्म की बहुत कड़क होना ज़रूरी है, बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। इसलिए पंकज साहब आए कैमरा करने के लिए, और पंकज आए तो हमारा एक्साइटमेंट और बढ़ गया, क्योंकि पंकज का काम हमें पता है कैसा है। और फिर विशाल साहब लिख रहे हैं, मेघना ऑलरेडी उनका रिसर्च है 6 सालों का, और वो तो एक तरह से फिर आपको सब टीम पे जब भरोसा हो जाता है, तो देन एज एन एक्टर आप सिक्योर फील करते हो। ओके, वर्जन अलग अलग हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय रही है, सीबीआई की अलग रही है, पुलिस की अलग रही है, लोगों को ये बात पता भी है। हाँ। जो थोड़े बहुत माध्यम से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो इंटरनेट का जरिया हो, उसी चीज को फिर से पेश करना, वो कितना चैलेंजिंग पार्ट रहा, क्योंकि आपको बांधे रखे बीइंग एन ऑडियंस की, भाई आप देख रहे हैं फिल्म, आपको उतना, क्योंकि मैंने तो पढ़ा है गूगल में, लेकिन उसके बावजूद भी वो कैसे मैनेज? मैं वही जब स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी तो मुझे भी लगता था कि मैं इस केस के बारे में जानता हूँ, कि भाई आपने मैगजीन से पढ़ा है, न्यूज़ में सुना है, तो आपका एक ओपिनियन है। लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मेरी सारी ओपिनियन हिल गई। इसमें बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें हैं जो कि ऑडियंस ने नहीं सुनी है। कुछ एक वर्जन को मीडिया में ज़्यादा बताया गया है, दूसरे वर्जन को उतना बताया नहीं गया है। तो दूसरा वर्जन जब आप सुनेंगे तो हो सकता है कि आप खुद भी चकित हो और आप शॉक हो। तो जो किरदार आप निभा रहे हैं अरुण कुमार का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज मेक मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग, उसके लिए क्या तैयारी करी इरफान आपने, और या फिर मेघना ने जो कहा, यू वेंट थ्रू द डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू? ऐसा हो सकता था कि आप डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं, लेकिन इस तरह की फिल्में नहीं। इस तरह की फिल्में आप जब आ रहे हैं तो आपकी एक भी जिम्मेदारी होती है, और आप एज ए ह्यूमन बीइंग आपको लगता है कि आप कुछ गलत बात ना उजागर करें फिल्म के अंदर, क्योंकि आप सच खोजना चाह रहे हैं और आप चीज़ों पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपको अपनी समझ पे भरोसा रखना पड़ता है, अपनी समझ पे डिपेंड करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता था कई चीज़ों के सवाल जवाब नहीं मिलते थे, तो डेफिनेटली अलग अलग लोगों से आप कंसल्ट करते थे, चाहे वो जिनका रोल मैं कर रहा हूँ उनसे, या मेघना से, या विशाल साहब से। तो उसकी वजह से कई चीज़ें चेंज भी हुई हैं फिल्म के अंदर, कि एक पॉइंट तक आपने शूट किया, उसके बाद आपको लग रहा है कि यार ये तो हमने बता दिया, फिर वो क्यों नहीं बताएं, तो वो भी बताना ज़रूरी है। तो देन फिल्म जो है 5 महीने तक रुकी रही, क्योंकि उसकी रिसर्च चलती रही, उसके लोगों से मिलते रहे, उन लोगों से मिलना आसान नहीं था, तो फिर उन लोगों से मिल के फिर नया सीन लिखा गया। तो ऐसे कई चीज़ें बदली हैं फिल्म के अंदर।
What you think is the USP of the film? The way it is written, the way it is shot, as you said, the Pankaj comes in and your excitement goes up being an actor, क्योंकि technically वो चीज़ें उतना realism लगना चाहिए कि हाँ एक घर है और दिल्ली में इस तरह की कॉलोनियाँ हुआ करती हैं और यहाँ पे पानी की टंकी रखी हुई थी और करेक्ट क्योंकि इसका यूएसपी यही है कि इस तरह का एंगेजिंग ड्रामा आपने देखा नहीं है। हिंदुस्तानी फिल्मों ने इस तरह की चीज़ों को उतनी उतने इंटरेस्टिंग तरीके से पेश नहीं किया है। हम लोग जब फिल्मीकरण करने लगते हैं चीज़ों का तो बहुत ही जो है वो उथला रह जाता है। इसमें हार्ड फैक्ट्स को इतना एंगेजिंग बनाना और इतने वर्जन्स दिखा के ऑडियंस को बांधे रखना, ये बहुत ही कठिन फिल्म है किसी भी डायरेक्टर के लिए पुल ऑफ करना। और जब मैंने पहली बार देखी वहाँ टोरंटो में, तो आप मुझे बहुत रिस्पेक्ट हुई मेघना की, जिस तरह से उसने पुल ऑफ की है फिल्म। ओके, गुलजार साहब ने फिल्म देखी है, मेघना से हमने बात की है, मेघना से ही इज मूव्ड आफ्टर वाचिंग, और वो उन्हें कुरेदती भी रही कहीं। बताइए मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं, आपको क्या लगा? आई थिंक उनको वन ऑफ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स जो मेघना को मिला, गुलजार साहब ने कहा कि मेरी सारी फिल्मों से आगे है फिल्म। ओके इरफान, और एक बात और उन्होंने कही कि वो बहुत देर पूछती रही तो उन्होंने कहा कि बस थोड़ी देर चुप रहने दो, फिल्म आपको सोच में डाल देती है। तो ये इस फिल्म का कॉम्प्लीमेंट है एक तरह से। ओके इरफान, आपसे और पूछना चाहूँगा कि कमर्शियल मेन स्ट्रीम सिनेमा की मैं बात करता हूँ, जब चेन्नई एक्सप्रेस और गोलमाल सीरीज वगैरह इस तरह का कमर्शियल सिनेमा करना चाहेंगे, हालांकि पीकू से शुरुआत कर दी आपने, लेकिन फिर उनको भी बहुत सोची समझी एक अच्छी स्क्रिप्ट, एक अच्छा जहाँ ज्यादा हीरोइज्म नहीं है कि पेड़ के इर्द गिर्द आप घूम रहे हैं, लेकिन हीरो है, ही रन्स अ ट्रैवल एजेंसी बट स्टिल इज अ हीरो। बहुत रियलिस्टिक, वो उस तरह के स्पेस में जज्बा है, जज्बा थोड़ी उस स्पेस में है। और मतलब अगर उसमें थोड़ा भी कुछ करने को मिल जाए तो फिर मज़ा आता है। अगर कुछ भी करने को ना हो, सिर्फ आप जो है अपनी स्टाइल ही दिखा रहे हैं, तो उसमें उतना दिलचस्पी नहीं होती आपकी। कुछ तो हो, लाइनें हो, वन लाइनर्स हो, कुछ इंटरेस्टिंग सीन हो, चाहे फिल्मी सीन हो लेकिन इंटरेस्टिंग सीन हो, तो ज़रूर करना चाहेंगे आप। क्या यही वजह आप ज़्यादा फिल्में नहीं करते हैं, या फिर कमर्शियल मेकर्स को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते हैं? यार दिल पे लगने की बात है कि अगर अच्छी लग रही है कहानी और उसमें करने के लिए कुछ है आपके पास, तो आप करते हैं, चाहे कमर्शियल हो चाहे नॉन कमर्शियल हो। बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर हैं जो कि बहुत अपने आप को अच्छा फिल्म मेकर मानते हैं और जो है वो पैरेलल फिल्म बनाने का मतलब दावा करते हैं, पर मुझे कई बार उनकी बहुत से लोगों की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आती हैं। मेरे हिसाब से जो मुझे एंगेजिंग लगता है मैं वो फिल्म करता हूँ, चाहे फिर वो उसको आप कमर्शियल तरीके से देखो या आप बोलो कि यार ये जो है दूसरी किस्म का सिनेमा है। तो मैं उस तरह से नहीं जज करता, मुझे तो कहानी ठीक लगना चाहिए। ओके, मैगजीन ने कहा है कि यू आर द रियल खान, तो बाकी क्या अनरियल है क्या? ऐसा थोड़ी होता है। आप खान साहब कैसे रिएक्ट करते हैं? नहीं, रियल खान जैसे उन लोगों का सबका अपना अपना योगदान है, जिसकी वजह से इतने सालों से टिके हुए हैं। ऐसे तो कोई फ्लूक में थोड़ी इतने सालों तक कितना लोगों को दिलों पर राज कर सकता है। सबकी अपनी अपनी अदाएं हैं, सबके अपने अपने यूएसपीज हैं, जिसकी वजह से लोग उनको पसंद करते हैं और उस पर वो मेहनत करते हैं लोग बहुत। खान साहब, whom do you see as a good actor in the current scenario, in the current chunk of the actors? बहुत सारे लोग हैं, एक नहीं है। इस फिल्म के अंदर गजराज की परफॉर्मेंस देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। गजराज है, नीरज कवि है इस फिल्म के अंदर, और भी बहुत सारे यंग एक्टर्स हैं जिनको आपने कभी देखा नहीं, लेकिन इतनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है। संजय मिश्रा मुझे बहुत पसंद है। संजय मिश्रा की कुछ एक फिल्म आई थी अभी, वो जो बड़ी अच्छी लगी थी मुझे। कई लोग आंखों देखी, कितनी खूबसूरत परफॉर्मेंस करी। और बहुत सारे यंग एक्टर्स आ रहे हैं जो कि आउटस्टैंडिंग एक्टर्स हैं। Whom do you see as a star in the industry? स्टार तो यही है जो है, अक्षय कुमार है, सलमान खान है, शाहरुख खान है, आमिर खान है, ऋतिक रोशन है, यही है गिने चुने। अजय देवगन है। The last. Do you think star can be an actor? Yes, why not? In Hollywood there are stars and actors. They're both. They're stars and they're also actors. हमारी इंडस्ट्री में एक ही चीज़ से काम चल जाता है, तो ज़्यादा मतलब उस पर एनर्जी खर्च नहीं करते। और वो ठीक भी है, वो उस तरह के सिनेमा को ज़रूरत नहीं है उस तरह की एक्टिंग की। बट बाहर के सिनेमा में इस तरह की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ के मतलब अगर जॉनी डेप है तो वो स्टार भी है, वो एक्टर भी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टार हैं और एक्टर भी हैं। This is one of the best phase of your life in terms of professional. I think it's the best phase of Indian film industry also, because it's growing and it's getting better and better. And I have more choices now, and
I have my audience, and I would try to give them engaging cinema, as much as possible in my, whatever whatever life gives me, opportunity, I'll definitely, I'll try to engage them, entertain them. Okay, the last one. खान साहब, आप कहीं एक वाहिद शख्स हैं जिसने हॉलीवुड में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। सिर्फ दर्ज कराने से मैं इस बात से मैं वो नहीं कहना चाहूँगा, एक अच्छे लिहाज से एक अच्छे लेवल पे दर्ज कराई जी। किसे क्रेडिट देते हैं आप अमूमन जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था आप कहते हैं भाई एक अच्छा एजेंट पकड़ लीजिए और आप पहुंच जाएंगे वहाँ तक, ऐसा अमूमन होता नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा मुझे खुद को नहीं पता यार कैसे हुआ है ये। एंड आप वैसे कोशिश करोगे तो इट्स अ टफ थिंग, इट्स अ वेरी टफ थिंग, वेरी डिफिकल्ट इंडस्ट्री, इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री हॉलीवुड। उसमें मैं तो ये बोलूँगा कि यार चांस की बात है, वो हो गया आई डोंट नो एनी फार्मूला जिससे हो सकता है। एक एक्टर की भी उतनी अहमियत होती है। एक एक्टर अपने आप में एक मकाम रखता है, यकीनन उसकी एक्टिंग से मुतासिर होके इम्प्रेस होके तो हिस्सा बनता है। हॉलीवुड देयर सो मेनी केसेस बट यू आर द ओनली वन हु जो वाकई में उस मकाम पे है वहाँ हॉलीवुड की। अगर मैं बात करूँ, लोगों ने काम किया है लेकिन बहुत छोटा थोड़ा सा काम किया, लेकिन आई थिंक बहुत लंबा काम ओमपुरी ने किया है। उस वक्त मीडिया इतना था नहीं, इसलिए उसके बारे में उतनी बात नहीं हुई, लेकिन ओमपुरी ने बहुत काम किया है बाहर के उसमें, और काफ़ी फिल्में उन्होंने अच्छी सी फिल्में की। बट उस वक्त इतना ज़्यादा नहीं था मीडिया, तो इतनी चर्चा नहीं हो पाई उसकी। और आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे एक्टर होंगे जो कि हॉलीवुड उनको यूज़ करेगा ज़रूर। ये हॉलीवुड जो है वो टैलेंट देख रहा है, उसको टैलेंट कहीं भी दिखता है दुनिया में, वो उसको यूज़ करता है। दे आर वेरी अलर्ट। आप में टैलेंट देखा? मेरी बाई चांस फिल्म जो है मुझे करने का मौका मिल गया, एंड दे लाइक्ड माय परफॉर्मेंस, एंड आई केप्ट डूइंग फिल्म्स वेयर आई मेंटेन माय रेपुटेशन, एंड माय ऑडियंस हैज ग्रोन इन हॉलीवुड, एंड I'll try my best, to expand it as much as possible. Thank you, Vans. Thank you, Jara.